हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने पॉलिटी की क्लास में। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए शुरू करते हैं। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, इसमें एकीकृत न्यायपालिका की बात हो रही है तो कह रहा है भारत में पूरे देश के लिए एक न्यायपालिका व्यवस्था है। आप आप जानते होंगे कि हमारे पास एक ही सुप्रीम कोर्ट है। इसी को न्यायपालिका बोलते हैं, मतलब कि सारी न्यायपालिका की शक्तियां किसके पास है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, मतलब उच्च न्यायालय। यही है आपकी सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय। आप यहाँ फिगर में देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो न्यायपालिका है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। एकीकृत का समझिएगा कि एक ही है, पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका है, मतलब वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है आपका उच्च न्यायालय, जिसको आप बोलते हैं हाई कोर्ट। ये सारे राज्य के मान लीजिए तो एक तरह से राजधानी में स्थित होती है, लेकिन अभी हमारे देश में 28 राज्य है, लेकिन 25 मतलब कि 25 ही हाई कोर्ट उपलब्ध है, क्योंकि दो राज्य को मिलाकर के कई हाई कोर्ट एक दूसरे का काम मतलब संभाल लेती है। दो राज्य का एक हाई कोर्ट काम कर लेता है। उसके नीचे आती है आपके अधीनस्थ न्याय, जिसका आपका लोअर कोर्ट कहिए या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से न्यायपालिका की बंटवारा की गई है, जो आपका उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट आती है। एकीकृत का मतलब यही है कि न्यायपालिका जो हमारी है ना, उस एक ही है, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है आपका कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका में देखिए क्या क्या होता है कि ये बोला जाता है कि ये स्वतंत्र है। क्या कारण है कि हम इसको बोलते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका सरकार के दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय लेती है। मतलब कि गवर्नमेंट किसी का हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, किसी का अगर गवर्नमेंट है तो न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं रहेगा। वो जो भी डिसीजन लेगा वो निष्पक्ष लेगा। यह सभी नागरिकों को समान न्याय प्रदान करता है, मतलब सभी नागरिकों के लिए समान है। आप प्रधानमंत्री हो या फिर सामान्य नागरिक हो, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। न्यायपालिका का कार्य सभी नागरिकों को निष्पक्ष न्याय देना तथा संविधान की रक्षा करना उसका काम है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है विशेषताएं में समाजवादी राज्य। कह रहे हैं कि सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय और अवसरों की समानता प्रदान करना, यही है आपका समाजवादी। ये जो लक्षण आपको जो दिख रहा है, आर्थिक न्याय और समानता, ये समाजवादी के गुण है। मतलब कि सभी लोगों को समान नजरिए से अपना कार्यक्रम, मतलब आप किसी भी फील्ड में कोई भी अगर बिजनेस करना चाहें या जाना चाहते हैं तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, समान आपको भी अवसर दिया जाएगा। कोई भी जॉब हो या फिर प्राइवेट या फिर कोई भी अगर काम हो, आप कर सकते हैं। आर्थिक मदद, आर्थिक न्याय भी आपके साथ किया जाएगा। तो यही आपका समाजवादी राज्य का लक्षण होता है कि आर्थिक और अवसरों की समानता समान रूप से सभी नागरिकों को प्रोवाइड किया जाएगा। समाजवादी शब्द देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसको देखिए, ये सबसे ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम के लिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। इससे पहले हमारे संविधान में ये नहीं था। कर आर्थिक न्याय देना इसका काम है। समाजवादी में यही है कि आर्थिक न्याय सबके साथ होगा, सामाजिक समानता सारे लोगों के साथ रहेगा और अवसरों की समानता के माध्यम से एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है। नेक्स्ट है हमारा वयस्क मताधिकार। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है। मतलब कि जैसे ही आपका एज 18 हो गया, 18 साल, वैसे आप मतदान देने के योग्य हो गए। देखिए इसको कब लाया गया, 61वें संविधान संशोधन देखिए कब हुआ था, 1989 1989 द्वारा मतदान की आयु पहले कितनी थी आपके पास, इतना में आपके पास इससे पहले था 1989 से पहले आपका 21 वर्ष था।
लेकिन 1989 में इसमें संशोधन किया गया 61वां, तब लेकर आपका जो एज है वर्तमान वाला है वोट देने का, तो हो गया है आपका 18 साल। जैसे ही आपका 18 साल एज पूरा हो जाता है आप मतदान कर सकते हैं। कह रहा है कि वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की पहचान है, क्योंकि आपका लोकतंत्र में मतदान ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग यहाँ मतदान करके ही अपना नेता प्रतिनिधित्व चुनते हैं सरकार को चलाने के लिए, जिससे हर वयस्क नागरिक देश के शासन में अपनी भागीदारी निभा सकता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए कि पंथ निरपेक्ष राज्य। तो इसमें है कि राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। कोई भी राज्य हो, चाहे सेंट्रल हो या फिर कोई स्टेट को आप ले लीजिए, कोई भी अगर हो, केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक या फिर आप पूरब का कोई भी राज्य में जाइए, आप पर कोई धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य सभी धर्मों को समान मानता है। वो ये नहीं बोलेगा कि आप इस राज्य में रहते तो आपको इस धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बिल्कुल कि आपका भारत का कोई, मतलब जो हमारा देश है ना, उसका कोई धर्म नहीं है। सर्वधर्म स्वभाव, मतलब कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, सबकी इज्जत बराबर है, कोई धर्म बड़ा कोई छोटा नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य में हर धर्म को समान आदर मिलता है और सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। लोग अपना धर्म स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं, जिसको जो चाहे मान सकता है। अगर आपको मन है कि हम धर्म किसी को भी नहीं मानेंगे तो मत मानिए, आपकी मर्जी। या फिर आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती कि हम आप इस धर्म को मानिए क्योंकि हम इसे मानते हैं या हमारा बड़ा है, हमारा महान धर्म है, ऐसा नहीं है। देखिए कि इन विशेषताओं में कुछ अन्य विशेषताएं भी शामिल किया गया है जो हमारे संविधान में लिखा गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी हमारे संविधान में है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। विधि का शासन, अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेशन, ये तो बहुत ज्यादा किया गया है। हमारे देश में जो संविधान बना है ना, बहुत सारे देशों से स्रोत लिया गया है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, सेंट्रल, स्टेट और जो निचला लेवल का शासन है हमारे यहाँ त्रिस्तरीय चलता है। आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। कर ये विशेषताएं भारतीय संविधान को व्यापक, संतुलित और शक्तिशाली बनाती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और देश के सुचारू संचालन में सहायता करती है। देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति किस तरह की है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति मिश्रित है, मतलब कि फोकस हो रहा है किस पे, संघात्मक और एकात्मक। तीन दोनों का लक्षण हमारे जो देश के संविधान में उसमें पाया जाता है। तो आप देखिए कि कहाँ पड़ी संघात्मक दिख रहा है और कहाँ पड़ी एकात्मक। आप जो फेडरल देख रहे हैं संघात्मक, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। जब सेंट्रल और केंद्र, जो केंद्र है और राज्य, इनके बीच शक्ति का बंटवारा है, मतलब मिलजुल कर सरकारें चल रही है, आपस में बातचीत हो रहा है, एक दूसरे के सहयोग में कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ संघात्मक दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान लिखित एवं सर्वोच्च है, क्योंकि सब कोई, जो राज्य हो या फिर केंद्र हो, दोनों लिखित को ही सर्वोच्च मानता है। जो लिखित संविधान है उसी को फॉलो करता है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र, केंद्र अपना काम करे और राज्य अपना काम करे, तो संघात्मक है। संविधान में संघ एवं राज्यों के लिए अलग अलग अनुसूचियां दी गई है कि संघ में, जो संविधान में संघ है और राज्य है, उनके लिए कौन से अनुसूची में कौन कानून बनाएगा। तो किस में, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन में कौन कानून बना रहा है, कितने कितने विषय किस में रखे गए हैं। 3 जगहों पर आपका संघात्मक दिखाई देगा हमारा संविधान, लेकिन कहीं कहीं हमारे एकात्मक भी लक्षण दिखाई देता है। केंद्र सरकार को अपने राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति, हाँ आप देखते होंगे कि केंद्र जो है उसके पास ज्यादा शक्ति होती है राज्यों की तुलना में, तो वहां फिर आपको एकात्मक दिखाई देगा, क्योंकि बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा पावर तो केंद्र को ही है। आपातकालीन जब लगता है देश में, 352 जो धारा अनुच्छेद है, संविधान एकात्मक रूप से धारण कर लेता है। जब ये लगता है ना, तो एकदम राज्य की जो पावर होती है स्टेट के लिए बिल्कुल बंद हो जाती है। जो केंद्र करेगा वही सब पूरे देश में लागू रहता है। तो यहाँ भी एकात्मक नजर आता है हमारा संविधान।
राज्यों के राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्ति। ऐसा नहीं है कि राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाएंगे। नहीं, राज्य कोई अपना केंद्र राज्यपाल नहीं बना सकता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगा कि कौन सा राज्यपाल कौन सा राज्य में रहेगा। अखिल भारतीय सेवा IPS IAS ये सब को जो एग्जाम होता है, इन सब का जो नियंत्रण होता है, इन सब का नियंत्रण किसके पास है? केंद्र के पास है। अब देखिए भारतीय संविधान में हमने जो देखा संघात्मक एकात्मक। भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह से ना पूर्णतः संघात्मक है, नहीं है, और ना ही पूरी तरह से हमारा संविधान एकात्मक है। दोनों का मिला जुला है। मतलब ये दोनों का क्या है? समन्वय, मतलब कि मिश्रित है। सामान्य परिस्थिति अगर चल रहा है, सब कुछ देश में नॉर्मल है, तो आपको संघात्मक दिखाई देगा, क्योंकि राज्य अपना काम करे, केंद्र अपना काम करे, बीच शक्तियों का विभाजन। लेकिन देखिए जैसे देश में आपातकाल लग जाती है, वहां पर ही आपको नजर दिखने लगेगा कि यूनिटरी मतलब एकात्मक है। केंद्र सरकार की अधिक शक्तियां मिल जाती है, प्राप्त होती है, और संविधान एकात्मक रूप से धारण कर लेता है। करें भारतीय संविधान लचीला है, सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक और आपातकालीन विशेष परिस्थितियों में एकात्मक का रूप अपना लेता है। कह रहे भारतीय संविधान की प्रकृति देख लीजिए। तो हमने उस देख लिया कि एकात्मक संघात्मक, उसी का है ये पार्ट। कह रहा है कि देखिए सबसे पहले एक केस आया था राजमनार समिति 1969 में। समिति ने माना कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताएं पाई गई है। इन्हीं से यही से आया था कि हमारा देश कैसा है? मिश्रित प्रकृति का, ना ही संघात्मक है और ना ही पूरी तरह एकात्मक है। लेकिन एक और केस हुआ, उसमें जो माना उसमें पूरी तरह से नहीं, मतलब क्वालिफाई पूरी तरह से उस पर सभी लोगों ने नहीं माना। फिर से केस आया सरकारी आयोग 1983 में। आयोग ने भी भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों तत्वों की उपस्थिति को स्वीकारा। उन्होंने भी माना कि नहीं, हमारा जो संविधान है ना मिश्रित प्रकृति का है, ना ही वो पूरी तरह एकात्मक है, ना ही पूरी तरह संघात्मक है। लेकिन देखिए एक और केस आया 1994 में। तो ये S.R. बोमई बनाम भारत संघ केस आया। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका ना, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जो ये हमेशा मतलब चर्चे में रहता था ये टॉपिक। तो इसको निर्णय कहा कि भारतीय संविधान जो है परिसंघात्मक है, मतलब कि हमारा जो संविधान है क्वासी फेडरल है, मतलब मिश्रित प्रकृति का है, एक तरफ नहीं है। मतलब हमारा मिश्रित प्रकृति का, ना संघात्मक पूरी तरह, ना ही एकात्मक है पूरी तरह। अब देख लिए सब कुछ हो गया, तो हमारा इसके टॉपिक पर क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा? वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए इसका। देखिए 44वां संविधान संशोधन, 42वां, 61वां या फिर 73वां। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया। ये हमने पढ़ा, कर दिया। कौन सा? 42वां या 44वां संविधान 61वां या 73वां? ये आपका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में मतदान की वर्तमान न्यूनतम आयु कितनी है? अभी जो हम मतदान करने लायक अगर हो जाते हैं तो कितने साल पे? 16, 18, 21 या 25? ये आपका आंसर हो जाएगा 18 साल पे। भारत किस प्रकार का राज्य है? हमारा भारत किस प्रकार का राज्य है? तो धार्मिक राज्य है, धर्म किसी भी धर्म को प्रधानता मानता है, देता है, राजतंत्र है या धर्मनिरपेक्ष है, तानाशाही है? तो ये हमारा पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? एक विशेष धर्म को मान्यता मिल जाएगा, राज्य का अपना धर्म होगा, सभी धर्मों को समान मिलेगा, या धर्म पर प्रतिबंध होगा। तो ये आपका सभी धर्मों को समान मतलब इज्जत दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का 6 नंबर का आंसर करिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।